डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का। हमारा चैप्टर चल रहा था ग्रेविटेशन। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर हमने पढ़ा फ्री फॉलिंग बॉडी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है, इस वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और स्मॉल जी का वैल्यू जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, स्मॉल जी का वैल्यू अर्थ सरफेस पे इंक्रीज या डिक्रीज कहाँ होता है, इस चीज़ के बारे में पढ़ा। आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मास क्या होता है, वेट क्या होता है, यानी कि दोनों चीज़ें, दोनों क्वांटिटी बिल्कुल अलग अलग है, मास और वेट, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। व्हाट इज द मास? मास क्या होता है किसी भी बॉडी का? तो दी quantity that represent the amount of matter or material present in any body is called mass। कह रहा है देखिए, किसी भी बॉडी के अंदर अमाउंट ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ मटेरियल जो है ना, कितना प्रेजेंट है, कितना जो है उस बॉडी के अंदर अमाउंट ऑफ मैटर है, कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल है, वो ये जो क्वांटिटी है ना, जो ये बताती है कि इस बॉडी के अंदर इतना अमाउंट ऑफ मैटर है, इस बॉडी के अंदर इतना अमाउंट ऑफ मटेरियल है, ये जो क्वांटिटी है ना, इस क्वांटिटी को मास कहते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए, मास जो है ना वो क्या एक क्वांटिटी है जो क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है कि किसी भी बॉडी के अंदर अमाउंट ऑफ मैटर कितना है, अमाउंट ऑफ मटेरियल कितना है। ये जो क्वांटिटी है इसको क्या बोलते हैं? मास कहते हैं स्टूडेंट। देखिए, अभी एक एग्जांपल देते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। एक छोटा बच्चा है नर्सरी क्लास का, एक बड़ा बच्चा है 10th क्लास का। तो दोनों की जो बॉडी है ना, वो यानी कि दोनों की बॉडी को नॉर्मली बात करें कि दोनों की बॉडी है ना किसी मटेरियल से मिलकर बनी है, किसी मैटर से मिलकर बनी है, यानी कि दोनों के अंदर कुछ एक जैसा है, यानी कि उसकी बॉडी भी सेल से मिलकर बनी है, उसकी बॉडी भी सेल से मिलकर बनी है। लेकिन दोनों के अंदर जो मास की बात करेंगे कि मास किसका ज़्यादा है, तो आप कहोगे कि 10th क्लास वाला लड़का है उसका मास ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी जो है ना, उसकी बॉडी के अंदर क्या हुआ है, उसकी बॉडी के अंदर अमाउंट ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ मटेरियल है ना वो ज़्यादा है। जबकि जो नर्सरी क्लास वाला छोटा लड़का है उसकी बॉडी के अंदर अमाउंट ऑफ मैटर की बात करेंगे, अमाउंट ऑफ मटेरियल की बात करेंगे ना, वो कम है। इसलिए नर्सरी क्लास वाले लड़के का मास कम है, 10th क्लास वाले लड़के का मास ज़्यादा है। समझ में आया? दूसरा एग्जाम्पल देखिए। अभी ये देखिए, दो पीस है, दोनों के दोनों वुड के पीस है स्टूडेंट, ठीक है। अब इनमें कहें कि मास किसका ज़्यादा, ए का ज़्यादा है कि बी का, तो आप कहोगे कि बी का मास ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये जो बॉडी है ना बी, इस बॉडी को बनने के लिए इस बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ मैटर है ना, इस बॉडी के अंदर अमाउंट ऑफ मटेरियल है ना वो ज़्यादा है। इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मटेरियल है ना वो कम है स्टूडेंट। यानी कि दोनों के दोनों बात करें तो वुड के छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं दोनों पीस, लेकिन इसके अंदर ना वुड के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना वो कम है। इसके अंदर जो वुड के छोटे छोटे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा यानी कि जितना इसके अंदर जो मटेरियल है ना वो ज़्यादा है, इसके अंदर जो मैटर है जिससे ये मिलकर बना वो मैटर ज़्यादा है, इसलिए इसका मास क्या है? ज़्यादा है। समझ में आ रहा है ना? या फिर देख लीजिए, आपके यहाँ आपके पास देखिए दोनों के दोनों, ये देखिए दोनों किसी पेपर से मिलकर बने हैं दोनों के दोनों। अब इनमें मास किसका ज़्यादा है स्टूडेंट? ए का ज़्यादा है कि बी का ज़्यादा है? आप कहोगे सर बी का मास ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो मटेरियल है ना, ये जो बॉडी है, ये जो है ना इसके अंदर ये जो जिससे मिलकर बनी है ना वो मटेरियल इसके अंदर जो यूज है ना वो कम है। जबकि इसके अंदर ये जो बॉडी जिससे मिलकर बनी है ना इसके अंदर मटेरियल या मैटर जो है ना ज़्यादा यूज हुआ है स्टूडेंट। समझ में आ रहा है? अमाउंट ऑफ मैटर जो है ना इसके अंदर ज़्यादा है, इसके अंदर अमाउंट ऑफ मैटर क्या है? कम यूज हुआ है बनाने में। तो इसके अंदर अमाउंट ऑफ मटेरियल ज़्यादा है, यानी ये जिस चीज़ से मिलकर बना है वो जो अमाउंट या मटेरियल है वो ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो इसका मास ज़्यादा हो गया, इसका मास कम हो गया। तो समझ में आ रहा है कि मास क्या होता है? यानी कि कोई भी बॉडी है वो कोई भी बॉडी है तो वो जरूर किसी पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो उसके अंदर अमाउंट कितना उस पार्टिकल का, उस मटेरियल का, उस मैटर का। अगर उसके अंदर मैटर का जो अमाउंट है वो अगर ज़्यादा है तो उसका मास ज़्यादा है। अगर वो बॉडी जिस चीज़ से मिलकर बनी है उसका, उस मटेरियल का, उस मैटर का अमाउंट कम है तो उसका मास क्या है? कम है स्टूडेंट। समझ में आया? देखिए वेट क्या होता है? वेट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो देखिए स्टूडेंट, जो वेट होता है ना, वेट इज द फोर्स। वेट जो है ना वो एक फोर्स है, यानी कि किसी भी बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ना
उस फोर्स के अमाउंट को हम क्या कह रहे हैं, वेट कह रहे हैं। एक बार ध्यान से फिर सुनिए, कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पे जो फोर्स लग रहा है ना, उस फोर्स के अमाउंट को भी, कितना फोर्स लग रहा है उस फोर्स के अमाउंट को हम क्या कह रहे हैं, वेट कह रहे हैं स्टूडेंट। कौन सा फोर्स, किसी भी बॉडी पे कौन सा फोर्स, फोर्स मतलब जो अर्थ जो है ना, अर्थ के ग्रेविटी के कारण उस पे जो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है ना उस बॉडी पे, उस फोर्स के अमाउंट को हम वेट कहते हैं। और आप सबको पता है अर्थ सरफेस के ऊपर जितनी भी बॉडीज़ हैं वो सारी बॉडीज़ जो है उन सब बॉडीज़ पे एक फोर्स लगता है नीचे की तरफ, और जो कि अर्थ के यानी कि सेंटर की तरफ लगता है अर्थ की ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण स्टूडेंट, अर्थ के। तो हर एक बॉडी जो है वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट होती है, नीचे की तरफ उस बॉडी पे फोर्स लगता है। वो जो अमाउंट है ना, हर एक बॉडी पे अलग अलग लगता है, कोई बॉडी पे, किसी बॉडी बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है, किसी पे कम लग रहा है। तो वो जो अमाउंट है ना फोर्स का, वो अमाउंट जो है ना, उस अमाउंट को हम वेट कह रहे हैं। जितना फोर्स लग रहा है उस अमाउंट को हम क्या नाम दे रहे हैं, वेट। इस बॉडी का इतना वेट है, मतलब उस बॉडी पे नीचे की तरफ अर्थ जो है ना, अर्थ की ग्रेविटी के कारण उतना फोर्स लग रहा है स्टूडेंट। समझ में आ रही है बात? अभी देखिए एक एग्जांपल अच्छे से समझ में आएगा। अभी ये बैग है, ये बैग मैंने अपनी फिंगर से क्या कर रखा है, इसको होल्ड कर रखा है। अब ये मेरी फिंगर्स पे क्या कर रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है स्टूडेंट। आप भी, कोई भी आपके आसपास जो भी सामान है उसको इस तरह से उठा के देख सकते हो। तो वो जो है ना, ये देखिए मेरी फिंगर्स पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है बैग, जबकि मैंने देखिए नीचे से कोई और बंदा नहीं है जिसने खींच रखा है या नीचे की तरफ वो फोर्स लगा रहा हूँ। अगर मैं इस फोर्स को बढ़ा देता हूँ, यानी मैं भी नीचे की तरफ इसको खींचने लग जाऊँ, तो ये बहुत ज़्यादा फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे छोड़ दूंगा तब भी एक ऑटोमेटिक फोर्स है जो लग रहा है, उतना तो लग ही रहा है नीचे की तरफ। तो ये जो फोर्स है ना, ये कौन लगा रहा है नीचे की तरफ, ये लग रहा है अर्थ की ग्रेविटी के कारण। क्योंकि मैंने बताया कि कोई भी बॉडी अर्थ सरफेस पे वो जो है अर्थ के सेंटर की तरफ जो है अट्रैक्ट होती है। अर्थ यानी कि अर्थ की ग्रेविटी के कारण इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है। अब ये जो फोर्स है ना, ये जो अमाउंट है, इसको हम क्या कर रहे हैं, वो इसका क्या है, वेट है स्टूडेंट। अब ये जो है मेरी फिंगर्स पे एक नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है ये बैग, और ये जितना फोर्स लगा रहा है ना, इसका अमाउंट अगर हमें पता लग जाए ना, वही इसका वेट है स्टूडेंट। समझ में आया बात? तो वेट क्या होता है, वेट एक फोर्स होता है, फोर्स का जो अमाउंट है उसको, किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको वेट कहते हैं। और कौन सा फोर्स, जो अर्थ के ग्रेविटी के कारण उस बॉडी पे नीचे की तरफ लग रहा है स्टूडेंट। समझ में आ रहा है? ये कैसा है, कैसे लगता है, कितना लगता है किसी बॉडी पे? अभी देखिए, अभी देखते हैं हम, एक आपका कैलकुलेट करते हैं इसको। कैलकुलेट वेट ऑफ 1 kg मास। अगर आपके पास कोई 1 kg मास का, मास को kg में मास का ऐसा यूनिट kg होता है, ठीक है, किलोग्राम। तो अगर आपके पास 1 kg मास की कोई बॉडी है, वो उस बॉडी पे नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा, यानी कि उसका वेट कितना होगा, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट वेट ऑफ 1 kg मास, यानी कि 1 kg मास की जो बॉडी है उसका वेट कितना होगा। तो कैलकुलेट करते हैं, वेट का मतलब वो 1 kg मास की बॉडी है, वो नीचे की तरफ फोर्स कितना लगा रही है, ये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये उस बॉडी F जो है उस बॉडी पे लगने वाला फोर्स है, M जो है उस बॉडी का मास है, A जो है ना वो एक्सीलरेशन है, कि वो बॉडी जो है कितना एक्सीलरेट कर रही है। अब बात कर रहे हैं, यानी कि इफ़ वी कनेक्ट विद ग्रेविटी, अगर हम बात कर रहे हैं अर्थ के ग्रेविटी की, तो वहाँ आपको पता है जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है, ए किसके बराबर ले लेंगे, जी के। जी क्या है, स्मॉल जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि अर्थ का जो ग्रेविटी है उसका वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है जी, जिसका जो आपका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, F इज इक्वल टू एम जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है, ए क्या होता है एक्सेलरेशन, और उसका वैल्यू हमें पता है। अर्थ की ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे तो ए का वैल्यू कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी स्मॉल जी का वैल्यू, तो हमने रख दिया F इज इक्वल टू एम जी। तो हमारे पास इक्वेशन आ गया, देखिए F जो है ना वो किसके बराबर आ गया, वेट के। क्यों? क्योंकि अभी बताया था जो वेट है वो क्या एक्चुअल में फोर्स है, ठीक है, और उस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, उस बॉडी का वेट है। तो फोर्स को किसके बराबर रख सकते हैं, वेट के। वेट इज इक्वल टू क्या रख दिया, एम जी। इसके बाद देखिए वेट आ गया एम जी। इसके बाद देखिए
W इज इक्वल टू एम जी। एम क्या है? मास है उस बॉडी का। तो मास हमें पता है किसका निकालना है, मास लिया हमने 1 kg। हमें क्या देखना है, 1 kg मास का जो बॉडी है उस पर नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, तो मास का वैल्यू रख दीजिए 1 kg। जी का वैल्यू फिक्स हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अर्थ का जो एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका वैल्यू इतना होता है। तो हमें जी का वैल्यू रख दिया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है न्यूटन। यानी कि ये फोर्स का फॉर्मूला था, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास वेट आ गया 9.8 न्यूटन। अब जो ये वेट आया ना स्टूडेंट 9.8 न्यूटन, यानी कि अगर आपके पास 1 kg मास का, समझ रहे हो, 1 kg मास का कोई आपके पास बॉडी है, वो बॉडी जो है वो नीचे की तरफ फोर्स कितना लगा रही है, 9.8 न्यूटन फोर्स लगा रही है स्टूडेंट। समझ में आया वैल्यू बात? अगर आपके पास कोई 1 kg मास का बॉडी है तो वो नीचे की तरफ फोर्स कितना लगाएगी, 9.8 न्यूटन फोर्स। अगर आपको पता करना है कि 9.8 न्यूटन फोर्स क्या होता है, तो आप देखिए शुगर लेके आते हो दुकानदार से 1 kg शुगर, तो आप जो 1 kg वेट है ना उसको उठा के देखिए फिंगर से, और 1 kg वेट जो है वो नीचे की तरफ जितना फोर्स लगा रहा है ना, अब आपके फिंगर पे जितना फोर्स लग रहा है ना 1 kg मास के कारण, वो जो फोर्स है ना वो कितना है, 9.8 न्यूटन फोर्स है स्टूडेंट। समझ में आ रहा है बात? आपके पास अगर 1 किलो सामान है, उसको अगर अपने फिंगर से इस तरह से उठा रखा है तो फिंगर पे फोर्स लग रहा है, वही फोर्स कितना है, 9.8 न्यूटन फोर्स है वो स्टूडेंट। समझ में आया बात? इसके बाद देखिए, दिस मीन दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन ए मास ऑफ 1 kg एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 9.8 न्यूटन। कह रहा है इसका मतलब ये हुआ कि दी फोर्स एक्टिंग होने, यानी कि कोई 1 kg मास का कोई बॉडी है, उस पर जो फोर्स लग रहा है ना वो कितना होगा अर्थ सरफेस पे, 9.8 न्यूटन फोर्स लग रहा है उस 1 kg मास की बॉडी पे। समझ में आ रही है ये बातें? तो ये होता है स्टूडेंट वेट, और इसका ऐसा यूनिट देखिए न्यूटन होता है, जबकि मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है। तो दोनों के अंदर एक दो डिफरेंस और बात करते हैं, यानी कि जो मास होता है उसको इट रिप्रेजेंट बाय स्मॉल m, इट रिप्रेजेंट बाय w। ऐसा यूनिट क्या होता है मास का? ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, केजी से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ वेट न्यूटन, वेट क्या है, एक फोर्स है, फोर्स का ऐसा यूनिट है, वही वेट का ऐसा यूनिट होगा, यानी न्यूटन इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। मास जो है ना आपका एक स्केलर क्वांटिटी है स्टूडेंट। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? वो क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। यानी मास के पास मैग्नीट्यूड तो होता है, ये तो होता है कि इस बॉडी के अंदर इतना मटेरियल, यानी 5 kg मटेरियल से मिलकर बनी है, 10 kg मटेरियल से मिलकर बनी है, लेकिन उसका कोई डायरेक्शन नहीं होती स्टूडेंट। सिर्फ जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ना, वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होती है। जबकि आपका जो वेट है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वेट देखिए, वेट क्या है, एक फोर्स है। फोर्स है तो हम कहते हैं ना 10 न्यूटन है, या ये 15 न्यूटन है, 20 न्यूटन है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड है, प्लस में इसका डायरेक्शन भी है। क्यों? क्योंकि वेट का डायरेक्शन हमेशा और हमेशा क्या होता है, नीचे अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है फोर्स, तो उस फोर्स की डायरेक्शन भी है। इसलिए आपका जो वेट है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द मास ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कह रहा है कि किसी बॉडी का जो मास है ना वो कांस्टेंट रहता है स्टूडेंट। कांस्टेंट का मतलब फिक्स रहता है, वो वैल्यू जो है ना कभी चेंज नहीं होता। एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और आप अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो तो जो उसका मास है वो कांस्टेंट रहता है। यानी कि कहने का मतलब, मास का मतलब क्या होता है कि वो बॉडी जो है वो जिस मटेरियल से मिलकर बनी है उस मटेरियल का जो अमाउंट है उसको मास बोलते हैं। और आपको पता है कि आप किसी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाओगे तो कभी भी उसका जो अमाउंट है ना वो कभी कम नहीं होगा। कहने का मतलब, अगर आपके पास देखिए ये कोई वुड का पीस है, अब इसका जितना मास का मतलब ये जितने पार्टिकल से, जितने मटेरियल से मिलकर बना हुआ है ना, वो मटेरियल उतना का उतना ही रहेगा। यानी कि इसका मास कभी चेंज नहीं होगा। आप यहाँ से आप कहीं भी लेके जाइए, इसको मून पे लेके जाइए, अर्थ के किसी भी जगह पे लेके जाइए, इसका मास जो है ना इतना ही रहेगा स्टूडेंट। समझ में आ रहा है? तो मास जो है ना वो किसी भी बॉडी का वो चेंज नहीं होता एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं तो। जबकि जो
वेट है, वेट ऑफ ए बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जबकि आपका जो वेट है ना किसी भी बॉडी का वो एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेट क्या है, वेट एक फोर्स है जो अर्थ लगा रही है, अर्थ की ग्रेविटी के कारण लगने वाली जो फोर्स है उसको हम नाम दे रहे हैं वेट का। और वो फोर्स जो है ना वो इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, कम या ज़्यादा हो सकती है स्टूडेंट, जिसके कारण आपका वेट भी क्या हो सकता है, कम या ज़्यादा, यानी कि वेट जो आपका चेंज हो सकता है। आपको पता है पिछले वीडियो में हमने देखा कि अर्थ कुछ इस तरह का होता है, ये अर्थ का जो ये वाला रेडियस होता है ना पोल की तरफ, तो ये जो है ना ये कम होता है, जबकि ये इक्वेटर पे इसका रेडियस ज़्यादा होता है, अर्थ से जो डिस्टेंस है सरफेस का, अर्थ सरफेस का वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ आर देखिए स्मॉल आर, रेडियस कम होता है, इसका मतलब यहाँ जो लगने वाला जो फोर्स है पोल पे वो ज़्यादा है। और यहाँ आपका ग्रेविटी के कारण, अर्थ की ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा है, इसका मतलब पोल पे उस बॉडी का जो मास वेट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा स्टूडेंट। और इक्वेटर पे उस बॉडी का जो वेट है वो क्या होगा, कम होगा। तो देखिए अर्थ एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं, तो वेट यानी कि उस पे लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है, यानी कि वेट क्या हो सकता है आपका, चेंज हो रहा है, चेंज हो सकता है। जबकि आप अगर उस चीज़ को मून पे लेके जाते हो तो उसका वेट और ज़्यादा कम हो जाता है स्टूडेंट। तो आपको बता दें कि अर्थ के कंपैरिजन में मून पे जो लगने वाला फोर्स है ना वो 1/6 है स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि अगर उस किसी भी बॉडी का अर्थ सरफेस के ऊपर वेट अगर 60 kg है ना, तो आपका मून के ऊपर जो है 10 kg हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो उस बॉडी को लेके जा रहे हैं तो उसका मास तो वही है ना, सिर्फ और सिर्फ वेट चेंज हो रहा है। वेट मतलब लगने वाला जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो चेंज हो रहा है, जिसके कारण जो है ना ये वैल्यू जो है चेंज हो रही है। तो समझ में आ रहा है ना, वेट जो है ना वो चेंज हो सकता है किसी भी बॉडी का एक जगह से दूसरी जगह पे, लेकिन मास मतलब जिस मटेरियल से वो मिलकर बनी है वो उतने ही मटेरियल से मिलकर बनी रहेगी, आप चाहे कहीं भी लेके जाइए उसको, तो उसका मास जो है कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद द मास ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी जीरो, किसी भी बॉडी का जो मास है ना वो कभी जीरो नहीं हो सकता। जीरो क्यों नहीं हो सकता? देखिए अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई बॉडी है, इसका मतलब वो जरूर छोटे छोटे किसी पार्टिकल से मिलकर बनी होगी। पार्टिकल से मिलकर बनी है मतलब अमाउंट ऑफ मटेरियल से मिलकर बनी है, अमाउंट ऑफ मैटर से मिलकर बनी है। उस अमाउंट ऑफ मटेरियल को, अमाउंट ऑफ मैटर को क्या नाम देते हैं, मास देते हैं। इसका मतलब अगर कोई बॉडी है तो उसका मास जरूर है। कोई भी बॉडी ऐसा नहीं है कि उसका मास जीरो हो जाए, क्योंकि अगर किसी बॉडी की बात कर रहे हैं तो जरूर वो किसी मटेरियल से, किस मैटर से मिलकर बनी हुई है। उस मटेरियल या मैटर का जो क्वांटिटी है उसको क्या नाम दे रहे हैं, मास नाम दे रहे हैं। तो किसी भी बॉडी का जो मास है ना वो कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन जो वेट है ना किसी बॉडी का वो जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेट तो क्या है, एक फोर्स है, और वो फोर्स अगर जीरो हो जाए, अगर उस फोर्स को हम जीरो कर दें तो वेट भी क्या हो जाएगा, जीरो। वो फोर्स जीरो कहाँ होता है, जो अर्थ का ग्रेविटी से, जो अर्थ की ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लगता है वो कहाँ से लगता है, अर्थ के सेंटर से। अगर हम किसी बॉडी को अर्थ के सेंटर पे लेके जाएं तो वहाँ फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। उस बॉडी का वेट भी क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन उस बॉडी का मास कभी जीरो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वेट ऑफ ए बॉडी कैन बी जीरो। कहाँ पे, अर्थ सरफेस अर्थ के सेंटर पे लेके जाएंगे तो उस बॉडी का वेट जीरो हो जाएगा। वेट मतलब फोर्स जीरो, वेट जीरो। इसके बाद बात करते हैं द मास इज द मेजरमेंट ऑफ द इनर्शिया। जो आपका किसी बॉडी का इनर्शिया होता है ना उसको मास से मेजरमेंट करते हैं। अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा, उसका इनर्शिया ज़्यादा। किसी बॉडी का मास कम है, इसका मतलब उसका इनर्शिया भी क्या है, कम है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये थी बातें मास और वेट के बारे में, आप अच्छे से याद रखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है।